नहीं, मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे तो आप दूर रहिए हमेशा। लोग क्या कहते हैं वो कहने दो, उनका काम ही है कहना। उनके कहने ना कहने से हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप बस आप अपने गोल की तरफ फोकस करिए। उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। अभी देखो फ्यूचर में तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। काफ़ी लोग, हाँ एक और बात बताना चाहूँगा, ये मुझे प्रेरित क्यों किया पीएचडी करने के लिए। तो जो मैं बीए कर रहा था उस टाइम पे मैं देखता था कि यार सैलरी किसकी ज़्यादा रहती है, कौन सी गवर्नमेंट ऐसी जॉब है जिसकी सैलरी हाई रहती है। तो गूगल वगैरह यूट्यूब वगैरह पे सर्च करता तो मुझे नज़र आया कि जो इंडिया में बड़ी से बड़ी पोस्ट है तो उनका ग्रेड पे 5400 होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रेड पे 6000 होता है। तो मैडम से मैंने डिस्कस किया मैम ये ग्रेड पे होता क्या है। तो मैंने मैडम ने बताया कि ऐसी सी बात है, ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो मुझे लगा कि यार ये मेरे लिए बेहतर है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मतलब ये मैं नहीं साबित नहीं होने देना चाहता कि यार मैं हैंडीकैप हूँ, लोग हमको दया की दृष्टि से देखें। मैं खुद अपने आप में एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करूँगा, मैं खुद अपने आप में एक ऐसा एग्जाम्पल बनूंगा ताकि लोग हमसे प्रेरित होकर अपना जो है बेहतर कर सके फ्यूचर में। तो ये जो ग्रेड पे जो सैलरी है ना, ये मुझे बहुत ही प्रेरित किया था उस टाइम पे। अब जब मैं एमफिल की तैयारी कर रहा तो नेट की तैयारी उसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा कुछ हो गई थी। बस पेपर फर्स्ट के लिए जो है मैंने केवीएस मदान की एक बुक आती है और जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उसको मैंने सॉल्व किया। तो इसके लिए मैंने जैसे पहले भी बताया 2 बार मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जो इंडिया लेवल का होता है वो क्लियर किया। उसके बाद आगरा मेंटल हॉस्पिटल का क्लियर किया। उसके बाद दिल्ली में ही इबहास सुना है आपने, दिलशाद गार्डन में, यहाँ का भी क्लियर किया। भारत का सबसे बड़ा जो मेंटल हॉस्पिटल है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जिसको हम सीआईपी के नाम से भी जानते हैं, झारखंड में, वहाँ का भी क्लियर किया। लेकिन हालांकि मेरे अब तो काफ़ी किताबों में कविताएं भी प्रकाशित हैं, मैं लेखन का कार्य भी करता हूँ और लगभग 50-60 बार मेरे जो है न्यूज पेपर में आर्टिकल मिलते पे आते रहते हैं। तो ये सब माता पिता का संघर्ष है, उन्हीं की बदौलत है जो मैं यहाँ पे आज हूँ। यकीन मानिए कि ये जो मेरी माताजी ने शब्द बोले आज तक मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। यही वजह रहा कि मैंने जीवन में कभी कोचिंग नहीं, यकीन नहीं होगा, कभी मैंने कोचिंग की ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जूही पंडित है और आप देख रहे हैं सच इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ मौजूद हैं पीएचडी स्कॉलर हरीश रावत जी। तो मैं अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सर, आपका हमारे सच इंडिया चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी सर, अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। वैसे मूलतः मैं लखनऊ से रहने वाला हूँ और अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग से पीएचडी कर रहा हूँ। जी सर, बताइए कि आप जब बच्चे थे तो आप कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे आप? अब आप सच्चाई बताना चाहूँगा कि मैं कक्षा 1 से 8 तक सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की थी। वहाँ पे तो जो मेरी पढ़ाई का लेवल था बहुत ही जीरो लेवल का था। लेकिन जब मैं कक्षा 9 में आया तो मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया और सेकंड डिवीजन से किसी प्रकार से 2009 में कक्षा 10 पास आउट हुआ। उसके बाद बायोलॉजी से मैंने जो है इंटर किया। उसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी में। उसके बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य, नाम सुना होगा आपने, कभी सुना है? हाँ, चित्रकूट में एक यूनिवर्सिटी जगत गुरु राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय से, वहाँ से मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर किया। उसके बाद में एमफिल के पीछे पड़ गया कि एमफिल की तैयारी किया जाए। तो एक्चुअली होता क्या है, जो एमफिल होता है ना साइकोलॉजी में, ये RCI लाइसेंस इसको देता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके लिए सबसे पहले मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, रिटन क्लियर हुआ लेकिन फाइनल इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद जो है मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल का क्लियर किया, वहाँ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने 2020 में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का एंट्रेंस दिया, फिर भी रिटन क्लियर हुआ। यानी कि जहाँ तक मैंने एग्जाम दिए, आगरा मेंटल हॉस्पिटल का, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का 2 बार दिया और इबहास न्यू दिल्ली का दिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची का दिया, हर जगह का मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। लेकिन फाइनली मेरा जो है सिलेक्शन एमफिल में नहीं हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अब नेट की तैयारी किया जाए। तो 1 साल लगभग तैयारी यूजी नेट की किया और मैंने नेट की जो है तैयारी करते करते मेरा जो है डिप्लोमा में हो गया, इलाहाबाद में एक मनोविज्ञान शाला, तो वहाँ से मैंने डिप्लोमा कर लिया। उसी के दौरान मेरा नेट हो गया।
तो इसके बाद डिप्लोमा के बाद मैंने सोचा कि पीएचडी के लिए ट्राई किया जाए। तो एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताना चाहूँगा, वहाँ पे मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, वहाँ भी हो गया। एक और अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, वहाँ भी हो गया। लेकिन मेरा ड्रीम था दिल्ली विश्वविद्यालय, तो हमने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। पहली बार में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा जो है पीएचडी में एडमिशन हो गया। सर ये बताइए कि आपका पीएचडी आप स्कॉलर हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप कैसे कैसे तैयारी किए थे? अब जब मैं एमफिल की तैयारी कर रहा तो नेट की तैयारी उसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा कुछ हो गई थी। बस पेपर फर्स्ट के लिए जो है मैंने केवीएस मदान की एक बुक आती है और जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उसको मैंने सॉल्व किया और दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में मेरा हो गया था जी। अभी मेरा यहाँ पे तीसरा साल चल रहा है पीएचडी का। ठीक है। मैंने इसी के दौरान डीजीपी डिप्लोमा किया इलाहाबाद से। इसी के दौरान मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीजीडीटी डिप्लोमा किया और अभी मैं एसआरएफ हूँ। यहाँ पे मेरा जीआरएफ हो गया था। एक्चुअली जो है पीएचडी वालों को कई कैटेगरी में जो फेलोशिप प्रदान की जाती है। अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं तो अगर उसका आपके ठीक ठाक नंबर है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, हिमालय में अपनी बात कर रहा हूँ, अगर आप हैंडीकैप हैं तो अगर आपका जीआरएफ नहीं होता है तो कुछ अगर नंबर आपके कम है तो उनको पीडब्ल्यूडी से अलग एक फेलोशिप प्रदान की जाती है जिसको हम बोलते हैं एनएफ पीडब्ल्यूडी। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो इसके लिए भी भारत सरकार एक फेलोशिप देती है, इसको बोलते हैं एनएफ एससी फेलोशिप। अगर आप फिर भी जीआरएफ नहीं है, अगर एसटी कैटेगरी से, उसको सरकार भी देती है फेलोशिप, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको बोलते हैं एनएफ एसटी। अब ओबीसी को भी देती है इसी तरह से एनएफ ओबीसी। तो मतलब गवर्नमेंट अगर आप जीआरएफ नहीं क्लियर पाते, ऐसी बहुत से मतलब फेलोशिप प्रदान सरकार करती है जिससे आप बेहतर तरीके से पीएचडी कर सकते हैं। सर मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप नेट की तैयारी करते थे तो आप कितने घंटे रोज देते थे अपने पढ़ाई को? घंटे का मत पूछे क्योंकि घंटे से इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। आप आकलन इससे कर सकते हैं कि कंसंट्रेट होकर आप कितने घंटे मेहनत कर सकते हैं। जी। तो मैंने खैर टाइम में देखा कि कितने घंटे मेहनत किया जाए, कितने घंटे नहीं मेहनत किया जाए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए। सर जैसे अभी के जो स्टूडेंट हैं वो किसी ना किसी कारण वो कुछ पार्ट टाइम में काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं और अपनी नेट की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो जो बच्चे पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हैं और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए टाइम को, उनके लिए आप कुछ सलाह दे सकेंगे? यहाँ पे देखो, अगर आप कहीं पे प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट भी जॉब करते हैं तो यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में आपको रोज जाके क्लासेज लेनी पड़ेगी या फिर जो है आपको क्लासेज लेनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप घर में बैठे तैयारी कर सकते हैं। बस ये है कि सही दिशा निर्देश मिलना चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप अटेम्प्ट के ऊपर अटेम्प्ट देते चले जाए। हालांकि इसमें अटेम्प्ट का कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है, फिर भी टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि एक सही रणनीति के साथ आप तैयारी करें। जी सर, आप यहाँ पर एसआरएफ पर भी हैं तो आप मुझे कुछ एसआरएफ के बारे में बताइए कि क्या क्राइटेरिया है। एक्चुअली मेरा जो पहले हुआ था एनएफ पीडब्ल्यू के थ्रू मेरा जो फेलो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मेरा जीआरएफ हो गया। अब होता है कि 2 साल तक व्यक्ति को जीआरएफ रहना पड़ता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वो जीआरएफ का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद जब आप तीसरे साल में एंट्री करते हैं तो ये हमारे एचओडी, सुपरवाइजर और एक एक्सटर्नल प्रोफेसर होते हैं। आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख के आपको जीआरएफ से ये सारा अपग्रेडेशन करा देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फेलोशिप आपको वर्तमान में जो 37,000 फेलोशिप मिली है जीआरएफ में, वो आपको एसआरएफ में कन्वर्ट होने के बाद 42,000 हो जाएगी। अगर हमको एचआरए और फेलोशिप को मिला के अगर बात करें तो वर्तमान में लगभग 55 या 56,000 के आसपास हमको जो है, हाँ हैंडीकैप की जो अगर बात करें तो हैंडीकैप में 2,000 अलग से अलाउंस उनको मिलता है, जो ट्रेवलिंग अलाउंस उनको बोलते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो हैंडीकैप को लगभग 55 या 56,000 के आसपास एसआरएफ मिल जाता है। जी सर, जो बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं तो उनके लिए कुछ सरकार की तरफ से उनको कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है? ये देखिए, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आप नेट क्वालिफाइड हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, अब थोड़े से भी नंबर से अगर आपका जीआरएफ रुका हुआ है तो मैंने पहले भी बताया भारत सरकार ऐसे बहुत से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और पीडब्ल्यूडी को फेलोशिप प्रदान करती है। अगर हम बात करें कि जो बंदे नेट क्वालिफाइड नहीं है, क्या यूनिवर्सिटी उनको भी
फेलोशिप प्रोवाइड करती है? हाँ बिल्कुल प्रोवाइड करती है, बस ये उसकी थोड़ी जो है 8 या 10,000 मतलब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना फेलोशिप देते हैं। हमारे यहाँ तो खैर अभी 8,000 फेलोशिप प्रदान की जाती है जो लोग नॉन नेट हैं। ओके ओके। तो जो यहाँ से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और उनका नेट क्लियर नहीं है तो उनको भी मतलब मिल रहा है? हाँ उनको 8,000 फेलोशिप प्रदान की जाती है। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूँ तो अभी कितना दे रहा है गवर्नमेंट? हाँ ये लगभग देखो ऐसे मिलता तो 47,000 है, लेकिन विकलांगों को 2,000 जो OH कैंडिडेट है, ऑर्थोपेडिकली कैंडिडेट है, ओके। उनको 2,000 अलग से मिलता है, तो लगभग 49,000 के अराउंड पड़ जाता है। ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो ये सरकार निर्धारित करती है कि इतना मिलना चाहिए या फिर कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिटरमाइन करते हैं अपने हिसाब से कि कितना मिलना चाहिए? अगर आप JRF है तो इसके लिए ना यूनिवर्सिटी जो है डिसाइड नहीं करती है, इसके लिए जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो UGC होता है पहले से ही अपना रूल बना रखा है कि फेलोशिप JRF वालों को इतना दिया जाएगा, SRF वालों को इतना दिया जाएगा। और अच्छी बात ये है कि अगर आप हैंडीकैप हैं या फिर ये OBC से है या SC से या ST से या माइनॉरिटी से है, तो जितना फेलोशिप JRF वालों को मिलता है उतना ही फेलोशिप उन लोगों को भी प्रदान किया जाता है। जी सर, अगर मैं बात करूं तो आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था जब आप 12th में थे, 9th में थे? ये वैलिड क्वेश्चन है। हाँ। एक्चुअली जब मैं इंटर में था तो हमारे जो टीचर्स वगैरह पढ़ाते थे तो बोलते थे कि आप लोग आगे क्या करेंगे, तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि साइंस साइड से हैं, बायोलॉजी ग्रुप से हैं, तो एक होता है ना मनोविज्ञान, जो विज्ञान शब्द लगा हुआ है लास्ट में, ये मुझको काफ़ी मोटिवेट किया। यार मनोविज्ञान, काफ़ी टीचर वहाँ बताया करते थे जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं लोगों के मन को पढ़ लिया करते हैं। तो मैंने सोचा अगर हम एक्चुअली हमारे आसपास नियरेस्ट कोई डिग्री कॉलेज नहीं था जो साइंस साइड से या BSc वगैरह हम कर सके, तो हमारे पास एक चैलेंज भी था। तो डिग्री कॉलेज था महामाया राजकीय महाविद्यालय, तो वहाँ से मैंने क्या किया कि साइकोलॉजी से जो है मैंने BA किया। ये ना जो मनोविज्ञान है ये शब्द मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था इंटर में ही, तो इसको लेके ना मैंने ग्रेजुएशन महामाया से किया। वहाँ पे कुछ प्रोफेसर ने कहा बेटा आप हैंडीकैप हो, आप कैसे यहाँ आ जा पाओगे, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसके लिए ना थोड़ा मैंने वहाँ काफ़ी स्ट्रगल किया, थोड़ा नोक झोंक भी टीचरों से हुई। उसके बाद जो वहाँ के प्रोफेसर थे, जब मेरा वहाँ पे एडमिशन फाइनली हो गया, हमने एग्री किया मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आ जा सकता हूँ। एक्चुअली वहाँ से मेरा घर जो था लगभग 11-12 किलोमीटर था, तो मैं जो ट्राईसाइकिल होती 3 पहिया चलाने वाली विकलांगों की, मैं उससे जाता था। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आई कि जो हमारे गांव से महामाया जो हमारा डिग्री कॉलेज था वो रोड खुदी हुई थी, तो एक्चुअली वो बनने वाली थी। तो कभी कभी यकीन नहीं मानेंगे आंसू आ जाते थे, यार मतलब बताइए मेरी क्या लाइफ है। तो कभी मुझे इसको यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो जाना ही था, वहाँ के टीचर भी हमको काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो महामाया को जाने वाले हमारे गांव से जितने भी रास्ते थे, एक नहीं 7-8 रास्ते हमको पता चल गए थे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती थी, मान लिया बरसात हो गई तो हमको लगभग 20 किलोमीटर राउंड अप करके कॉलेज जाना पड़ता था। लेकिन मैं यकीन मानिए कि जो नॉर्मल स्टूडेंट थे उनसे ज़्यादा कहीं मेरी अटेंडेंस हमारी क्लास में होती थी। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगी, यहाँ आप मतलब फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है, तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें आपने देखी होंगी। फिर सर मुझे उन सब चीज़ों के बारे में बताइए कि आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक्चुअली जब मैं छोटा था, बचपन की हिस्ट्री आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारे माता पिता बताते हैं। तो एक्चुअली जब मैं 7-8 साल का था तभी से एक्चुअली मेरे बुखार आया था, तो किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, तो ये पैर में दिक्कत हालांकि दोनों पैर में हो गई थी, लेकिन ये पैर तो सही हो गया। बाद में इस प्रॉब्लम में जो है लिफ्ट वाले में प्रॉब्लम आ गई। तो काफ़ी लोगों ने ये जैसे जिसने जहाँ बताया कि भैया आप ट्रीटमेंट करा लो, वहाँ करा लो, यहाँ करा लो, तो मेरे माता पिताजी गए तो एक जगह डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो एक्चुअली बरसात होने लगी शाम को, तो एक रिश्तेदार हमारे थे, मतलब काफ़ी पुरानी बात है, वो तो शायद अब रहे भी नहीं। तो उन्होंने कहा ये विकलांग बच्चा है, इसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, इससे बेहतर तो है बेचारा मतलब ना ही रहता। तो मम्मी बताने लगी, तो मेरे आंसू आ गए। हमने कहा ठीक है माताजी आप परेशान मत होइए, मैं भी कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित करूँगा कि आप भी मुझे हम पे गर्व करेंगी। यकीन मानिए कि ये जो मेरी माताजी ने शब्द बोले आज तक मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। यही वजह रहा कि मैंने जीवन में कभी कोचिंग नहीं, यकीन नहीं होगा, कभी मैंने कोचिंग की ही नहीं। कोचिंग वाले क्या है, वो तो आपको गाइडेंस देंगे, बाकी जो है मेहनत तो आपको ही करना है। अब मैंने महामाया में एक मनोवैज्ञानिक अपरेटस बनाया था, मनोवैज्ञानिक उपकरण, जिसके लिए मुझे उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा
मुझे बेस्ट अवार्ड दिया गया। जब लखनऊ विश्वविद्यालय से एक प्रोफेसर मेरा इंटरव्यू लेने आए तो उन्होंने खुद कहा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूँ, उन्होंने खुद कहा कि बेटा मैंने 20-25 कॉलेजों का इंटरव्यू लिया, वाइवा लिया, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया जो इस तरह का मनोवैज्ञानिक उपकरण बना के दिखा सके। हालांकि देखो फ्यूचर में तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। काफी लोग, हाँ एक और बात बताना चाहूंगा, ये मुझे प्रेरित क्यों किया पीएचडी करने के लिए। तो जो मैं बीए कर रहा था उस टाइम पे मैं देखता था कि यार सैलरी किसकी ज्यादा रहती है, कौन सी गवर्नमेंट ऐसी जॉब है जिसकी सैलरी हाई रहती है। तो गूगल वगैरह यूट्यूब वगैरह पे सर्च करता तो मुझे नजर आया कि जो इंडिया में बड़ी से बड़ी पोस्ट है तो उनका ग्रेड पे 5400 होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रेड पे 6000 होता है। तो मैडम से मैंने डिस्कस किया मैम ये ग्रेड पे होता क्या है। तो मैडम ने बताया कि ऐसी बात है, ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो मुझे लगा कि यार ये मेरे लिए बेहतर है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मतलब ये मैं नहीं साबित नहीं होने देना चाहता कि यार मैं हैंडीकैप हूँ, लोग हमको दया की दृष्टि से देखें। मैं खुद अपने आप में एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करूँगा, मैं खुद अपने आप में एक ऐसा एग्जाम्पल बनूंगा ताकि लोग हमसे प्रेरित होकर अपना जो है बेहतर कर सके फ्यूचर में। तो ये जो ग्रेड पे जो सैलरी है ना, ये मुझे बहुत ही प्रेरित किया था उस टाइम पे। हालांकि मेरे अब तो काफ़ी किताबों में कविताएं भी प्रकाशित हैं, मैं लेखन का कार्य भी करता हूँ और लगभग 50-60 बार मेरे जो है न्यूज पेपर में आर्टिकल इंटरव्यू पे आते रहते हैं। तो ये सब माता पिता का संघर्ष है, उन्हीं की बदौलत है जो मैं यहाँ पे आज हूँ। ठीक है सर। और सर मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपके माता पिता ने कितना सपोर्ट किया? सपोर्ट ये जान लीजिए कि जो बंदा ना हायर की तरफ बढ़ता है ना तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, सिग्नेचर भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं किसी प्रोफेसर से उनको कम नहीं समझता हूँ। क्योंकि जो लोग अच्छे पढ़े लिखे अपने बच्चों को नहीं करा पाते हैं, वो मेरे माता पिता ने मुझे वो तालीम दिलाने की कोशिश की और वो कर रहे हैं। और मेरे 2 भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर कर चुके हैं और मतलब हमारे घर में ना सभी लोग हायर की तरफ अग्रसर हैं। तो मुझे काफ़ी सपोर्ट भाई बहनों का भी रहा, मेरी भाभियाँ भी हैं तो भाभियों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। 15-16 साल हो गई, भाभियाँ मेरी बहुत अच्छी। तो कहते हैं ना अगर भाभियाँ भी अच्छी मिल जाए ना तो देवर के रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। तो मेरी भाभियाँ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी मतलब ये होता है ना कि अगर हमें फैमिली सपोर्टिव मिल गई तो फिर कितने भी चैलेंजेस आए हम उनको फेस कर ही लेते हैं। हाँ। क्योंकि हम पे कोई विश्वास करे या ना करे, अगर हमारे पेरेंट्स हम पे विश्वास करते हैं तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। अब लोग तो काफी मजाक उड़ा रहे थे तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि सब्र कर बंदे बुरे दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे बुरे दिन गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। आज हमारे क्षेत्र में देखेंगे तो हो सकता है 20-25 गाँव में ऐसा शायद मैं पहला ऐसा स्टूडेंट हूँ जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सर जैसे आपने साइकोलॉजी से पीएचडी कर रहे हैं और काफी सारे सब्जेक्ट, जैसे आप एमफिल के बारे में बता रहे थे, उसमें भी आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही था। वो मेरा जो है होता है स्पेशलाइजेशन होता है। वो मतलब अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी से एमफिल या फिर पीएचडी कर लेते हैं, डायरेक्ट तो पीएचडी खैर नहीं होती क्लिनिकल साइकोलॉजी से। अगर आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो एमफिल आपको करना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने जैसे पहले भी बताया 2 बार मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जो इंडिया लेवल का होता है वो क्लियर किया। उसके बाद आगरा मेंटल हॉस्पिटल का क्लियर किया। उसके बाद दिल्ली में ही इबहास सुना है आपने, दिलशाद गार्डन में, यहाँ का भी क्लियर किया। भारत का सबसे बड़ा जो मेंटल हॉस्पिटल है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, जिसको हम CIP के नाम से भी जानते हैं, झारखंड में, वहाँ का भी क्लियर किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि अगर उधर नहीं हो रहा तो अपना टाइम हम क्यों वेस्ट करें, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो मैंने नेट का एग्जाम दिया, नेट क्लियर हो गया। उसी दौरान मैंने सोचा डिप्लोमा भी कर लिया जाए, तो डिप्लोमा भी वहाँ से हो गया इलाहाबाद से। तो उसके लिए मैंने 1-2 जगह और ट्राई किया, पीएचडी में हो गया, लेकिन मेरा ड्रीम DU ही था। तो एक्चुअली उस कोविड चल रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने क्या दिमाग लगाया कि कोविड के दौरान तो काफ़ी चीज़ें बंद रहती है तो काफ़ी बच्चे आएंगे नहीं, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। हमने कहा ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, हमने कहा जो होगा होगा। तो हमने सोचा चलो इंटरव्यू दे दिया जाए। इंटरव्यू में हालांकि जब यहाँ पे इंटरव्यू देने आया तो 7-8 लोगों का पैनल बैठा हुआ। तो उस दौरान आप यकीन नहीं करेंगे कि जो मेरे रिसर्च प्रपोजल था, यहाँ पे जो है पीएचडी के दौरान ही आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होता है। तो रिसर्च प्रपोजल के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से तैयारी की थी कि चाहे जहाँ से सवाल पूछे उसका मुझे जवाब देना है, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। अच्छी बात यह है कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो, हालांकि मुझे आज तक कहीं भी हैंडीकैप का रिजर्वेशन नहीं मिला,
मैंने एमफिल का भी रिटन क्लियर किया, या फिर और भी जगह से मैंने किया, लेकिन मेरा जो है हैंडीकैप से नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा एससी कैटेगरी से हुआ था, मेरा केवल मेरा ही हुआ था उस टाइम पे। तो मैं सोचा जहाँ से आप सवाल पूछे उसका जवाब तो मैं दूंगा ही, क्योंकि उतनी मैं तैयारी करके आया था। और अच्छी बात यह है कि मैं उन 17-18 क्वेश्चन पूछे गए थे, केवल 2 सवाल को जवाब नहीं दे पाया था, बाकी सारे सवालों को मैंने जवाब दिया था। ये मतलब मेहनत मैंने अच्छी उस टाइम पे की थी। तो सर जैसे आपने साइकोलॉजी से पीएचडी किए हैं, ठीक है, तो आप कर रहे हैं, जी। तो आपको उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़े? देखो, पीएचडी के लिए आपको सब्जेक्ट तो साइकोलॉजी ही पढ़ना पड़ता है ना। उसमें हमको सब्जेक्ट क्या, हमको एक थीसिस लिखनी होती है जी, टॉपिक मिलता है। जैसे मेरा जो है टॉपिक है, मास्टर में भी मेरा जो डिजर्टेशन था वो डिसेबिलिटी पे ही था, और अभी जो मैं पीएचडी में कर रहा हूँ वो मेरा टॉपिक भी डिसेबिलिटी पे ही है। मेरा जो टॉपिक है वो डिसेबल और नॉन डिसेबल स्टूडेंट में कंपैरेटिव स्टडी, ये मेरा इस पे टॉपिक में इस पे जो रिसर्च कर रहा हूँ। जी, तो सर आप जैसे रिसर्च कर रहे हैं, आपका बचपन से लेकर अभी तक का ही अनुभव इतना ज़्यादा होगा कि आप काफ़ी सारी चीज़ें खुद से ही देखकर उसको रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई अदर बुक्स से कोई रेफरेंस लिया है इसके लिए? देखिए, पीएचडी करने के लिए तो काफ़ी आर्टिकल्स, काफ़ी जर्नल्स, काफ़ी थीसिस हैं, उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि हमको कैसे सिनॉप्सिस लिखना है, कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखना है, कैसे थीसिस का टाइटल लिखना है। और बाकी यहाँ पे जो है ना, आप पीएचडी के दौरान एक सुपरवाइजर जिनके अंडर में हम पीएचडी करते हैं, और आपको 2 एडवाइजर अलॉट किए जाते हैं। जो एडवाइजर का काम रहता है, आरईसी मीटिंग एक होती है, रिसर्च एडवाइजरी कमिटीज़ को बोलते हैं। तो आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके आधार पर मार्क करते हैं कि आपका कैसा काम है, कैसा काम नहीं है, इसमें क्या आपको सुधार करना है। उस मीटिंग में हम रहते हैं, मेरी सुपरवाइजर मैम रहती हैं, मेरे जो 2 एडवाइजर मैम हैं वो भी रहती हैं। तो इसमें सपोर्ट करते हैं कि आपका काम में क्या प्रॉब्लम अभी आ रही है, कहाँ पे क्या सुधारना है, इसमें हेल्प करती हैं। सर जो बच्चे, जैसे आप एक सीनियर के तौर पर ही हम लेंगे, और स्टूडेंट्स हो गए, सर जो फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल से क्लासेस होनी चाहिए शुरुआत से ही, या उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली पहले क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी या भारत सरकार थी, विकलांगों की ऐसी कोई सुविधा नहीं प्रदान करती थी, जिससे मतलब मान लिया कि कोई विजुअल इम्पेयरमेंट वाला स्टूडेंट है, तो भाई वो कहाँ पढ़ेगा, उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। अब तो यह है कि स्पेशल बीएड, इसको मतलब बीएड 2 प्रकार का होता है, ये भी बताना चाहूँगा आपको समझाने के, दर्शकों को बताने के लिए, कि एक होता है जनरल बीएड, इसमें आप लोग करते हैं कि भाई ये जनरल। एक होता है स्पेशल बीएड, जिसमें हम दृष्टि बाधितों को पढ़ाते हैं, जो सुन नहीं पाते उनको पढ़ाते हैं, है ना, जो मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं और याचाई होते हैं, यमार स्टूडेंट होते हैं, जो मतलब मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनको। अब उनको सामान्य जो बीएड किया हुआ वो तो पढ़ा नहीं सकता, तो सरकार ने इसको भी लाइसेंस प्रदान करता है, ये भी इनको लाइसेंस देता है। तो ये अलग से जो है कोर्सेज बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो इनको हम बोलते हैं स्पेशल बीएड। तो अगर आप विजुअल इम्पेयरमेंट से स्पेशल बीएड कर लेते हैं तो और बेहतर तरीके से आप जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। हमारी भारत सरकार से बहुत अच्छा काम कर रही है, इनको ब्रेल लिपि के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो जनरल बीएड किए होते हैं वो शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे, जो जैसे हम देख पाते हैं, आप हमको तो पढ़ा सकते हो, लेकिन जो सुन नहीं पाता, जो देख नहीं पाता, जो यमार है, उसको आप कैसे पढ़ाएंगे? इसके लिए जो है स्पेशल बीएड की जरूरत होती है। ओके सर, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि आप अभी तक मतलब हार नहीं माने हैं, और आप अभी भी आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, और आगे आपका क्या है, क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? और ये अभी भी प्रेरित कर रहा है मुझे आगे बढ़ने के लिए। जैसे भैया ने अभी पूछा था कि क्या बिना नेट के भी पीएचडी की जा सकती है, ये पूछा था आपने शायद। और सर एक क्वेश्चन ये भी है कि प्राइवेट पीएचडी नेट क्वालिफाई, ठीक है, और जो गवर्नमेंट से करते हैं, क्या अंतर है, और उनको भविष्य में किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? जहाँ तक मेरा अनुभव ये है कि अगर आपका जीआरएफ है तो आपको इंडिया के टॉप प्राइवेट से नहीं, अगर आपका यूजीसी नेट जीआरएफ क्लियर है, हाँ। जो यूजीसी ग्रांट कमीशन जो है, हाँ, तो एनटीए अभी तो एग्जाम्स का एनटीए ले रहा है, तो अगर आपका जीआरएफ है तो आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि भैया आपको तो सबसे पहले इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूटों में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए। जैसे आईआईटी हुआ, डीयू हुआ, जेएनयू हुआ, जामिया हुआ, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि जो टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया के,
सबसे पहले तो आपको उसमें ट्राई करना चाहिए। हम्म, तो अगर आपका उसमें नहीं होता है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाहिए। प्राइवेट में तो जाने का ये है कि मान लिया आप कहीं वर्किंग हैं, आप ऐसे तैसे काम चलाना चाहते हैं, केवल नाम में एक डॉक्टर लगाना चाहते हैं, तो आप वहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन जो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो सामने वाला पैनल बैठा हुआ है ना, तो काफ़ी कुछ, हालांकि इंडिया में ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी कि इंडिया में जो सब संस्थान प्राइवेट है सब बेहतर ही कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं प्राइवेट वाले कैसे काम कराते हैं। मैं यहाँ पे उन पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल रही तो बेहतर ये है कि आप पहले टॉप यूनिवर्सिटी में ट्राई करिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से बचिए। अच्छा सर, ये बताइए कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करने के लिए, तो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उनको कब से लग जाना चाहिए, या फिर वो ग्रेजुएशन से पहले भी लग सकते हैं, या फिर मास्टर्स करें उसके बाद, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करें उसके बाद? जहाँ पे हॉर्न्स की बात है, तो मान लिया जहाँ पे पहले चलता था बीए हॉर्न्स, अब अभी भी चल रहा काफ़ी जगह। तो जैसे मैंने पहले किया था बीए, तो वहाँ पे 3 सब्जेक्ट हमको लेना पड़ता था, तो हिंदी, इंग्लिश, मेरा साइकोलॉजी था। तो मैंने जो है फाइनल में एक सब्जेक्ट छोड़ दिया था, तो मुझे 2 सब्जेक्ट लेने पड़े थे। अभी ना काफ़ी जगहों पे हॉर्न्स सब्जेक्ट चल रहा है। जैसे मान लिया आपका जैसे हमारे सिस्टर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से यूजी या पीजी किया है, तो हॉर्न्स सब्जेक्ट से अगर आप बीए करते हैं तो आपका मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो आपका है इस पर थोड़ा आपकी कमांड बन रही है, तो उसी को आप मास्टर में ले लेते हैं। तो सब्जेक्ट पे आपकी जहाँ तक हमें लग रहा है कि कमांड बढ़ती चली जा रही है। अभी आपको प्रॉब्लम आएगी यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी यूट्यूबर हैं, वो यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस लेते हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। केबीएस मदान की बुक आती है, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और मान लिया अगर बेहतर ही मतलब आपको पॉलिश करना है, तो सबसे पहले आपको जो है प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जरूर हल करना चाहिए, बाकायदा सिलेबस जो आपका होता है यूजीसी का उसके अकॉर्डिंग। बाकी जो है पीएचडी करने के लिए आप यूजीसी नेट क्लियर हो ये भी मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अगर आप मतलब किसी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप केवल पीएचडी मतलब अवार्डेड है, तो आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका केवल यूजीसी नेट है, अगर आप पीएचडी नहीं है, तो आप किसी यूनिवर्सिटी में आप जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए पीएचडी मैंडेटरी है। अगर डिग्री कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से कॉलेज हैं, तो आपका केवल नेट क्वालिफाइड मतलब चल जाएगा काम। पीएचडी में वो तो खैर पीएचडी मतलब प्रेफरेंस ही देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि क्या केवल जो कमीशंस कराते हैं वहाँ पे पीएचडी जरूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? तो पीएचडी जो है ना वो प्रमोशन का एक पार्ट होता है। अगर आप यूजीसी केवल नेट हैं, तो आप उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जैसे मैं यूपी लखनऊ का रहने वाला हूँ, वहाँ पे पहले 2 प्रकार से रिक्रूटमेंट आती है स्टेट में, यूपीएचईएससी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं और इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन जो उसके असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं यूपीएचएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होते हैं, उसके जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो होते हैं नॉन गेजेटेड। पहली बात ये जान लीजिए। और दूसरा आता है यूपीपीएससी। यूपीपीएससी जो पब्लिक सर्विस होता है, लोक सेवा आयोग होता है यूपी का, ये रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकालते हैं। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अगर आप नेट हैं तो आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसका बाकायदा एक तरीका होता है, मान लिया आपको रिटर्न देना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर इसके थ्रू बनते हैं, वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं गजेटेड होते हैं। अगर हम इनके बीच कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन ना सैलरी में कुछ नहीं होता है, बस ये कि मान लिया कि जो गजेटेड होते हैं उनको थोड़ा अटेस्ट वगैरह करने में, जैसे कई डॉक्यूमेंट्स मारते हैं गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट होना चाहिए, तो ये सब पैसे थोड़ा मिल जाता है। बाकी सैलरी वगैरह में कोई अंतर नहीं होता है। 6000 ग्रेड पे उनका भी रहता है, 6000 ग्रेड पे इनका भी रहता है। तो सर आप नोट्स वगैरह खुद से बनाते थे? हाँ, नोट्स वगैरह मैं खुद बनाता था, क्योंकि एमफिल के दौरान मैंने इतनी मेहनत की थी, हमको ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क नेट में नहीं करना पड़ा था। बस ये जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर था, इसके लिए मैंने केबीएस मदान की जो है बुक पढ़ी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए, बाकी ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। तो आपका कब नेट क्वालिफाई कर चुके थे आप, कि कौन से ईयर में किए थे? अब मेरा जो यूजीसी नेट है 2019 या 20 के आसपास की बात है। हाँ, 2020 में नेट क्वालिफाइड हुआ था जी। और मेरा 2020 में नेट क्वालिफाइड हुआ। उसी दौरान मैं डिप्लोमा, जिसको हम बोलते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी से डिप्लोमा करने के लिए मैं मनोविज्ञान इलाहाबाद चला गया, वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया। उसी के दौरान मेरा नेट हो गया, तो उसी के दौरान धीरे धीरे मैं पीएचडी के लिए ट्राई करता रहा।
लेकिन इन सब चीज़ों की मुझे पीएचडी करने के लिए और सबसे ज़्यादा जो हेल्प किए हैं वो है जगद्गुरु राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय में एक हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर संजय कुमार नायक सर। उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया कि अरे ये सब छोटा मत सोचो, अगर आप इतना बड़ा सोचते हैं तो आप इतना बड़ा जरूर बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना काफ़ी मुझे मोटिवेट करती रही। अगर उनको मैं रात को 12 बजे फ़ोन करते थे, मैं करता था, तो 12 बजे रात को रिप्लाई देते थे। मतलब वो जो बताते थे मैं उनके आदेशों पे खरा उतरता था। मतलब वो हमेशा मोटिवेट करते रहे कि हरीश आप हायर एजुकेशन की तरफ जाइए, आप BUJ BHU जैसे संस्थानों से पीएचडी करने के लिए ट्राई करिए। तो उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पे आज हूँ। सर आप यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं? हाँ, हम लोगों को क्लासेस भी दी जाती हैं। मान लिया कि अभी तो काफ़ी स्टाफ हमारे यहाँ आ गया है, तो अभी तो खैर नहीं दी जा रही, बाकी हम लोगों को ये मास्टर लोगों को पढ़ाने, मास्टर वाले मौका दिया जाता है। उसका जो एक्सपीरियंस लेटर भी वगैरह एचओडी मैम देती थी। जी, तो सर अब आप मतलब क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, कि आपको एकेडमिक्स में ही रहना है या फिर कुछ और भी प्लानिंग्स हैं आपके? नहीं, और भी कोई प्लान नहीं है मेरा फ्यूचर। मैंने बोला ना कि मैंने ये बीए से ही डिसाइड कर लिया था, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है और मुझे टॉप यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करनी है। इधर क्यों भागू भाई, जब मुझे बेहतर प्लेस मिल गया तो इधर डाइवर्ट होने का कोई मतलब नहीं। अब मान लिया लोग सफल क्यों नहीं होते, मान लिया एसएससी का यूपीएससी का भी मतलब एग्जाम दे रहे हैं, यानी उनका कोई फिक्स ये गोल नहीं होता कि मैं किस तरफ जाऊं। कम से कम अगर आपको आगे बढ़ना, पहले ये तो डिसाइड करिए हमको लाइफ में करना क्या है। तो मैं बीए भी डिसाइड कर लिया था, मुझे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है, मुझे नेट ही करना है और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही फ्यूचर में बनना है। अभी तो मेरा पीएचडी चल रहा, तो ये नहीं कहूँगा मैं बन गया नहीं बन गया, वो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं डाइवर्ट कभी नहीं हुआ। लोगों ने मुझे काफ़ी दिलासा दिया कि यार इसमें ओवर इनकम नहीं, ये है दुनियादारी। हमने कहा भैया ये डिजिग्नेशन की भी कोई अपनी मतलब मान मर्यादा वैल्यूएशन होती है, तो मैं तो उस पर अडिग रहा। बाकी लोग क्या कहते हैं उस पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया जी। और आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना के दौरान मैंने काफ़ी काम किया है, तो मुझे मतलब काफ़ी स्टेट द्वारा मतलब काफ़ी अवार्ड भी प्रदान किए जा चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय दिव्यांग रत्न मतलब काफ़ी 10-12 अवार्ड दिए गए जा चुके हैं। इसमें मुझे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के द्वारा अवार्ड दिया जा चुका है। सर तो आप मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि आपका यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा है? यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। जहाँ जो यहाँ के प्रोफेसर हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, तो यहाँ के बच्चे में इसको मैंने प्रेफरेंस क्यों दिया ये भी आप जान लीजिए कि जो ये यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ की डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। डाइवर्सिटी मतलब ये कि आपको ऐसा कोई हो सकता है स्टेट हो या ना हो, मतलब हर स्टेट के बच्चे आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी हमारी ही क्लास में काफ़ी बच्चे ऐसे 4-5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉरेन से पढ़ने आए हैं यहाँ से, जैसे मलेशिया हुआ, सऊदी अरब हुआ, मतलब कई बच्चे हमारे साथ पीएचडी कर रहे हैं जो फॉरेन से यहाँ कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इसको प्रेफरेंस दिया था। सर काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर हम फॉरेन से भी मतलब पीएचडी करते हैं तो उसका भी काफ़ी स्कोप है। मतलब क्या अगर कोई बाहर से पीएचडी करके आता है, अगर इंडिया में वो मतलब पढ़ाना चाहे तो क्या है, आप उसके बारे में क्या बताएंगे? है कुछ ऐसा? जी, फॉरेन की बात करें, मेरे ही क्लासमेट है ना अभी काफ़ी विदेश जा रहे हैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, और मेरे दोस्त पीडीएफ के लिए भी जा रहे हैं। तो स्कोप तो खैर आप पीएचडी जो है मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है, इसके भी एक ऊपर हाईएस्ट डिग्री होती है, इसको हम बोलते हैं पीडीएफ, जो पीएचडी के बाद होती है। तो हमारे क्लास में पीडीएफ के लिए जा रहे हैं। हालांकि मुझे पीडीएफ नहीं करना है, बस पीएचडी हो जाए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो वहाँ अगर फॉरेन से आप पीएचडी करते हैं तो उसकी भी एक अलग वैल्यू रहती है। जी, मतलब वैल्यू है ना, बहुत ही ज्यादा। मतलब भाई विदेश से पीएचडी, विदेश मतलब ये थोड़ी कि मान लिया नेपाल से, कल हालांकि विदेश वो भी है ना, तो मतलब अपने मतलब काफी नेपाली लोग हैं जो मतलब इंडिया से पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो अगर आप विदेश जाते हो, अगर टॉप यूनिवर्सिटी से, हर मतलब इस कंट्री में टॉप यूनिवर्सिटी और थोड़ा लो लेवल की यूनिवर्सिटी है, ऐसा तो है नहीं। इंडिया में टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, लो लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो ऐसा थोड़ी है कि केवल नाम लगाने भाई विदेश से पीएचडी की है। तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसका मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं देते, वहाँ से पीएचडी आप कर लें, तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी मत करिए। अगर वहाँ से ऐसा करना है तो आप इंडिया में ठीक ठाक है, आईआईटी वगैरह से भी पीएचडी कर सकते हैं। सर जैसे आपने साइकोलॉजी से आपका सब कुछ इसी से सबसे ज्यादा रहा? हाँ, मेरा बीए भी है, एमए भी है, मेरा डिप्लोमा भी है, मेरा यूजीसी नेट भी है, मेरा जीआरएफ एसआरएफ भी इसी से हो गया है। तो सर आपको ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा अच्छा क्यों लगा?
मतलब आपको तो काफी गहन मतलब पता होगा, मतलब अध्ययन किया है आपने इस सब्जेक्ट पर, तो इसके बारे में कुछ बताइए। अब होता ना कि जैसे शुरू शुरू में लोग कहा करते थे इंटर के दौरान कि लोग मन पढ़ लेते हैं। हालांकि जब मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे काफी बच्चे मिलते हैं, काफी। अब जैसे पूछते हैं भैया आप क्या करें, साइकोलॉजी से पीएचडी। अब कहते भैया अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, हे प्रभु। मतलब ये ना लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है। अगर साइकोलॉजी बंदा पढ़ रहा है ना तो ये देख के बता देगा। ऐसा नहीं, मान लिया जिस प्रकार से मेडिकल वाले डॉक्टर्स होते हैं, मान लिया हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन उसमें क्या है, कैसे क्या सब कुछ निकल के आ जाता है, उसी प्रकार से साइकोलॉजी पे बाकायदा एक मतलब टेस्ट बनाए गए हैं, बाकायदा लेबोरेटरी वगैरह होते हैं, उसमें हम अपने क्लाइंट को बैठाते हैं, टेस्ट अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपको ये ऐसी चीज़ें हैं। तो लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि साइकोलॉजी वाला अगर ये बनना है तो हमको देख के बता देगा। अरे ये तो तुक्का मारने वाली बात होगी, हम ऐसे कैसे बता सकते हैं। अब मान लिया बातचीत काफ़ी आपसे करें, मतलब आपकी हिस्ट्री ले, तो उस पर हम काफ़ी निष्कर्षों पे पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आप वहाँ पे खड़े हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हम भगवान तो है नहीं, मतलब देख के बता देंगे। ये जैसे अगर कोई डिप्रेशन में है तो आप लोग पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कहाँ तक ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं? देखो अब आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया। देखो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग डिप्रेशन में हैं तो उनको सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास ना जाके साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। होता क्या है गांव घर में ना, भाई डिप्रेशन में केवल बातचीत से चंगा करेंगे, मतलब सही करेंगे, है ये कोई डॉक्टर, मतलब गांव में ऐसा है, वैल्यू कोई नहीं। अब वो लोग ना दवाई पे डिपेंड हो जाते कि भैया अगर दवा खाएंगे तभी ठीक होंगे। लेकिन जहाँ पे साइकेट्रिस्ट काम नहीं आते वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट काम आते हैं, या पे साइकोलॉजिस्ट का काम रोल कम होता है, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट का काम होता है। तो डिप्रेशन इतना बड़ा वो नहीं है कि मतलब आपको दवा ही खाना पड़े, इसको काउंसलिंग के थ्रू ये काफी हद तक आप ठीक हो सकते हैं। तो सर आप लोग किस तरीके की हेल्प करते हैं, अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो, क्योंकि आप लोग काफी कुछ पढ़ते हैं इन सब चीजों के लिए। मेरा जो है मतलब एकेडमिक है, मगर अगर आप पूछ रहे हैं तो मान लिया हमारा काउंसलिंग, अगर हम किसी से मतलब कहीं पे काउंसलिंग का सेंटर ओपन करते हैं, यहाँ पे कहीं पे हम काम करते हैं, तो जो डिप्रेशन से रिलेटेड हमारे पास क्लाइंट आते हैं, तो उन पर जैसे हम जो अगर टेस्ट उसके लिए बनाएंगे तो हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम एक मेन निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, आखिर इसको डिप्रेशन हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इसको डिप्रेशन हुआ। इन सब प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको हम सही सलाह, उचित सलाह देते हैं, और वो उसको आसानी से उसको मदद मिल जाती है डिप्रेशन से जो है छुटकारा पाने में। ठीक है सर। जैसे सर नेट का जो मतलब सिलेबस होता है वो फर्स्ट पेपर तो सबका सेम ही होता है, लेकिन जो सेकंड पेपर आपका था उसमें कितने सारे सब्जेक्ट थे, मतलब कितने सारे बुक्स आपने पढ़े थे? अब देखो बुक्स तो मेरा 2020 वगैरह का है आसपास, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल किए। मैंने हल करने का मैं तरीका एक बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उसमें 4 ऑप्शन होते थे, तो ऐसा नहीं कि जो सही ऑप्शन होता था मैंने वो रीड किया, वो मैंने पढ़ाई, उसको मैंने जो है अच्छे से नोट डाउन किया, वो मैंने पढ़ी। ऐसा नहीं, जो 4 ऑप्शन होते थे मैं कोशिश ये करता था कि चारों ऑप्शन के बारे में जानूँ। आखिर मान लिया कि अगर ब्रोका एरिया है तो ब्रोका एरिया क्या होता है, हिप्पोकैम्पस अगर है तो हिप्पोकैम्पस क्या होता है। इन चारों के बारे में अगर हम तैयारी करते थे तो हमारे ना 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो इस लेवल से मैं तैयारी करता था। बाकी सिलेबस हमारे पास रहता ही है, आप यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप उससे तैयारी कर सकते हैं इजीली। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे नेट का भी पेपर लीक हुआ, नीट का भी पेपर लीक हुआ, तो ये जो पेपर लीक हो रहे हैं ये स्टूडेंट पे कितना प्रभाव डाल रहे हैं? अब भाई मान लिया कि अपनी बहन की हम बात कर रहे हैं, प्रभाव तो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ लोग इसको प्लस पॉइंट में भी ले जा रहे हैं, ये भी जान लीजिए कि मान लिया मेरी बहन पहले इलाहाबाद में रहती थी, उसका सेक्टर इलाहाबाद में है, अब वो हमारे साथ दिल्ली में रह रही, तो अब वो क्या कह रही कि मैं तो एग्ज़ाम इतनी दूर दिया, अब देने नहीं जाऊँगी। तो काफ़ी बच्चे ना एग्ज़ाम देने से ना मुकर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया था अब वो भी उनकी प्लानिंग कि अब मैं एग्ज़ाम जरूर दूंगा। ऑफलाइन है, सॉरी ऑनलाइन है, पहली बार ऑनलाइन है, पिछली बार ऑनलाइन हुआ था जब लीक हुआ है। तो ऑनलाइन में तो काफ़ी लोगों को हेल्प भी हो सकती है, काफ़ी मतलब सपोर्टिव, लेकिन काफ़ी लोग जो है ना इससे खुश भी नहीं होते। अगर हमारी बात, मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो ऑफलाइन पे प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में हमारे सामने क्वेश्चन अच्छे से रखा रहता है, उस स्लाइड में प्रॉब्लम होती है। नहीं सर, ये जो पिछली बार हुआ था ना वो ऑफलाइन हुआ था,
नहीं, जब लीक हुआ है ये ऑफलाइन हुआ है, लीक हाँ ऑफलाइन हुआ है ये। ऑफलाइन हुआ हाँ। है, लेकिन अब जो एग्जाम होने वाला है, जो हो रहे हैं अभी, हाँ हाँ तो वो ऑनलाइन हो रहा है। हाँ तो इस पे तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों दोनों पहलू है। हैं, दोनों जी। प्रभाव पड़े हैं बच्चों के ऊपर, ऐसा नहीं है। ओके, अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि सर आपको क्वालिटी, अगर एजुकेशन की बात करूँ तो पहले ज्यादा थे या अब है, या फिर अब क्वालिटी स्तर गिर चुका है, या फिर क्या क्या है? आपने बहुत सी चीजें अनुभव करी होंगी, तो आपको क्या जो लगता है? क्वालिटी स्तर, अगर आप मेहनती हैं तो क्वालिटी स्तर कहीं से गिरा हुआ नहीं है, ये भी जान लीजिए। अब पहले क्या होता था, हमारे पास ऐसे बहुत से संसाधन नहीं होते थे, इसके माध्यम से हम बेहतर तरीके से उस चीज़ को सर्च कर पाए और अच्छे से हम उसको मैनिपुलेट कर पाएँ और अच्छे चीज़ों से उसको समझ पाएँ। अब तो इंटरनेट है आपके पास और ओपन एक्सेस चीज़ें हैं भाई, लाइब्रेरी वगैरह भी है। आप चाहो तो अगर आप को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ौरन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत से कांटेक्ट में फ़ॉरेन लोग हैं, जैसे उनसे कांटेक्ट करके आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो क्वालिटी स्तर गिरा हुआ नहीं है। अगर हाँ, आपका लेवल है पढ़ने का डाउन, तो वो आप स्तर से गिरा हुआ ही समझिए। मान लिया पहले तक क्या कि कक्षा 5 या 8, मतलब पहले की पढ़ाई तो खैर ठीक ठाक थी, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं व्यक्ति, तो हमें नहीं लग रहा कहीं पे ये लेवल गिरा हुआ है। लेकिन अगर आपके हिसाब से लेवल गिरा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप डाउन में। अब मान लिया अपनी हम बात बता रहे थे, जैसे कि मेरे घर में तो कोई भी इंटर भी पास आउट नहीं हुआ आज तक। हमारे घर में कोई भी इंटर पास आउट नहीं हुआ। मैं पहला स्टूडेंट अपने खानदान का मत सोचिए, चौहद्दी का सोचिए, मतलब हमारे पंचायत की बात छोड़िए, 20-25 गाँव में अभी नहीं है। क्योंकि मैं समाज सेवा भी काफ़ी कर चुका हूँ, तो मुझे अपने एरिया के बारे में काफ़ी कुछ अनुभव है। तो ऐसा नहीं, अगर आपके अंदर जुनून है तो ये सब मैटर नहीं करता है आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है कैसी नहीं है। आप इजीली चीज़ों को सर्वाइव कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ना मुझे प्रोफेसरों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है, अभी भी है। सर, अगर एक स्टूडेंट की लाइफ में अगर एक अच्छा मार्गदर्शन दिखाने वाले अगर कोई भी अगर व्यक्ति मिलता है, तो ये चीज उनके लाइफ में कितना हेल्पफुल हो सकता है? जैसे आप बता रहे हैं कि आपको जितने भी टीचर्स मिले हैं वो काफी सपोर्टिव मिले हैं। वो तो डिपेंड करता है आपके नेचर पे। हाँ। मान लिया गुरु का दर्जा आप देंगे तो भी आपको बच्चे की तरह कोऑपरेट करेंगे, अपने स्टूडेंट की तरह। देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं। अब जैसे एक गधा होता है ना, गधा को आपने देखा है, गधा भी मेहनत करता है, लेकिन उस गधे को अगर सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है तो खाई में भी ले जाके वो गिर सकता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का भी जीवन है। अब मान लिया हम नेट की तैयारी करते चले, बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि नेट की तैयारी 3-3, 4-4 साल से कर रहे हैं, नेट क्लियर नहीं हो रहा। इसका मेन रीजन ये है कि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। अगर आपको सही मार्गदर्शन देने वाला मिल जाए, जो काम 4 साल में होता हो सकता है वो काम 2 साल में ही निपट जाए। तो हमको तो गाइडेंस देने वाली है, बराबर लोग मिलते रहे तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा लोगों से कि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, कौन कौन सी अच्छी बुक्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेटफार्म है जो आपको इसमें बढ़ने में मदद कर सकते हैं। उसके थ्रू आप इजीली चीज़ों को जो है प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप हमारे वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी लाइन बताइए जिसको सुनने के बाद उनके अंदर मोटिवेशन का खजाना आ जाए। नहीं, मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे तो आप दूर रहिए हमेशा। लोग क्या कहते हैं वो कहने दो, उनका काम ही कहना। उनके कहने ना कहने से हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप अपने गोल की तरफ फोकस करिए। उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। वाह। तो दोस्तों, उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड सर, आपको भी बहुत सारा थैंक यू कि आपने हमें अपना क्वालिटी टाइम दिया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।